बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी का टॉपिक। हमने सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स पढ़े थे। फिर उन 3 मेन पॉइंट्स को हमने वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी के टॉपिक के अंदर हमने उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और हमने प्रैक्टिकल्स के थ्रू सही साबित किया था। हमारे पास जो 3 पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली 100% ठीक हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल्स। तो हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे थे। जिस तरह हमने प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया था, उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो हमें सेल नज़र आए। इसका मतलब यह है कि हम वो जो है प्लांट वो सेल से मिलके बना हुआ है। इस तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसके अंदर सेल्स नज़र आएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट उसका ये था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने ये भी देखा माइक्रोस्कोप के नीचे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना हुआ है और उसके जो है फंक्शंस वो भी सेल की वजह से ही हो रहे होते हैं। उसके बाद हमने एक दूसरा पॉइंट पढ़ा था डीएनए सीक्वेंसिंग। उस टॉपिक के अंदर बच्चों हमने देखा था कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ बहुत सारे जीन्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं। कुछ जीन्स डिफरेंट भी होते हैं लेकिन बहुत सारे जीन्स सेम होते हैं, जिनकी वजह से उनके बेसिक स्ट्रक्चर जिस तरह कान, हाथ, पाँव, दिमाग, ये चीज़ें हम सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इससे हमें ये पता चला था कि ये जो सेल है, जो न्यू सेल्स बनते हैं वो किसी पुराने सेल से बनते हैं। इस वजह से उनकी खसूसियात, नए बनने वाले सेल्स की खसूसियात पुराने सेल से मिलती जुलती होती हैं। और तीसरा पॉइंट्स हमने बच्चों डिस्कस किया था कि हमने देखा था कि लाइव सेल इमेजिंग तकनीक के ज़रिए हमने ये बात देखी थी कि जो सेल हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं। जो नए सेल्स बन रहे होते हैं वो पिछले सेल से ही बन रहे होते हैं। तो ये सेल थ्योरी का तीसरा जो पॉइंट था कि न्यू सेल्स डिवाइड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स बनते हैं वो पिछले सेल से ही बनते हैं, ना कि किसी नॉन लिविंग थिंग से। इस तकनीक के अंदर हमने सेल को डिवाइड होते देखा था, सेल को रेप्लिकेट होते देखा था कि जो नया सेल बन रहा है वो पुराने सेल से ही बन रहा है। और लास्ट पे बच्चों हमने देखा था कि अगर किसी सेल को किसी कल्चर मीडियम के अंदर रख के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएँ तो एक सेल ग्रो करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। मतलब एक आम सेल जो है वो आगे मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर पूरे का पूरा जानदार बनाने की सलाहियत रखता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेल थ्योरी को सही नहीं मानते, मतलब कि सेल थ्योरी पे पूरा नहीं उतरते। तो स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी को ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये वाले पॉइंट्स कहता है वाइल सेल थ्योरी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। सेल थ्योरी को बहुत वसी पैमाने पर एक्सेप्ट किया गया। इसके 3 पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। देयर आर नोटेबल एक्सेप्शंस, कुछ नोट की गई हैं एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल कहता है ए सेलुलर एंटिटीज़। ए का मतलब होता है नोट, सेलुलर सेल, एंटिटीज़ कोई ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये जो हैं सारी की सारी जो इस तरफ वाली बातें हैं ये आपकी बुक के अंदर वर्ड टू वर्ड लिखी हुई हैं और इस तरफ हम इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। कहता वायरसेस चैलेंज सेल थ्योरी बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। कहता वायरसेस जो हैं उन्होंने सेल थ्योरी को चैलेंज किया क्योंकि ये सेल से मिलके नहीं बने होते एंड कैन नॉट कैरी आउट लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। और जो है ये अपने लाइफ प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली कैरी आउट नहीं कर सकते। अगर इंडिपेंडेंटली बच्चों ये नहीं कर सकते तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ये अगर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करें, अगर कोई होस्ट इनको मिल जाए तो ये अपने प्रोसेस को चला सकते हैं। बच्चों जो वायरस होती है ना वो मिलके बनी होती है प्रोटीन से और डीएनए या फिर आरएनए से। लेकिन हमें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो सेल से मिलके बना होता है। वायरसेस जो हैं अगर हम इसको होस्ट के जिस्म से बाहर देखें, होस्ट की बॉडी से बाहर देखें तो ये नॉन लिविंग होते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनको कोई होस्ट मिल जाए, फॉर एग्जांपल वायरस को कोई बैक्टीरिया मिल जाए, तो उसके अंदर जाके लिविंग प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मिलके बना हुआ है सेल से, लेकिन वायरस मिलके बने हुए हैं प्रोटीन और डीएनए या फिर आरएनए से। इस वजह से ये नॉन लिविंग है, इनके पास सेल नहीं है। लेकिन ये अगर इनको कोई होस्ट मिल जाए तो ये ज़िंदगी की प्रॉपर्टीज़ को, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है दे रिक्वायर अ होस्ट सेल। इनको होस्ट सेल की ज़रूरत होती है टू रेप्लिकेट, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए। एंड आर कंसिडर्ड बाय मैनी साइंटिस्ट टू बी एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बच्चों ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ये उसके ऊपर ये प्रोटीन का उसका
हेड बना होता है, उसके अंदर डीएनए होता है। इसके पास ये दो ही चीज़ें होती हैं। बाकी इसके पास हमने देखा है कि सेल के अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सेल के पास राइबोसोम्स होते हैं, सेल के पास गोल्गी ऑपरेटस होता है, न्यूक्लियस होता है, इतनी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये वायरस नॉन लिविंग है। इस बात का मतलब ये है कि इनको रेप्लिकेट करने के लिए किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए बहुत सारे साइंसदानों ने इनको बॉर्डर लाइन पे रख दिया कि लिविंग भी हैं। अगर इनको होस्ट से बाहर देखें, ये बाहर पड़े हुए हैं, अगर इस वायरस को इस यहाँ पे देखें तो ये एक नॉन लिविंग है, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसको अप्रोप्रिएट होस्ट मिल जाए, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं और यहाँ से अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आकर डीएनए जो है वो ख़ुद को रेप्लिकेट करता है और बहुत सारे वायरसेस इसके अंदर एप्लीकेशन के ज़रिए बनते हैं और यहाँ से फिर इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर जाके मैच्योर वायरस की शक्ल में जन्म ले लेते हैं। तो जब ये बाहर जाते हैं तो इनके पास लाइफ नहीं होती, इसके पास रेप्लिकेट करने की सलाहियत नहीं है। लेकिन अगर ये किसी होस्ट के अंदर आ जाएं तो वहाँ पे जाके ये ख़ुद को रेप्लिकेट भी करते हैं, अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं। साइंसदानों ने कहा कि अगर तो वायरस को होस्ट से बाहर देखा जाए तो इनके पास ये नॉन लिविंग है, इनके पास लाइफ खुद को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर इनको अप्रोप्रिएट होस्ट मिल जाए तो वहाँ पे जाके ये अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं और लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसा पॉइंट है जो सेल थ्योरी पे पूरा नहीं उतरता। सेल थ्योरी के मुताबिक अगर किसी बॉडी के पास सेल है तो उसके पास लाइफ है, सेल है तो वो रेप्लिकेट कर सकेगी। तो अब हमने वायरस को देखा, इसके पास सेल तो नहीं है लेकिन एक तरीका ये है कि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन उस काम के लिए उनको किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है कि वायरोन्स एंड प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कहता है बिल्कुल इसी तरह प्रियोन्स और वायरॉइड्स जो हैं वो भी लिविंग प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, लेकिन ये सेल से मिलके नहीं बने होते। दे आर ओनली मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। बच्चों ये पॉइंट्स आप लोगों की एमडी कैट की बुक के अंदर मैंने देखा है, एमडी कैट के पास्ट पेपर के अंदर ये एंट्री टेस्ट के अंदर ये आया भी हुआ था कि प्रियोन्स जो है ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। तो आप लोगों ने पी से याद रखना है, पी से प्रायोन्स और पी से जो है वो प्रोटीन। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। वायरॉइड्स, VI रॉइड्स, आर से आप लोगों ने याद रखना ये RNA से मिलके बने होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोगों ने साथ साथ क्लियर करते जाना है, अपनी बुक के ऊपर नोट करते जाना है। तो यही चीज़ें आप लोगों को आगे MD कैट के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर आती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि वायरस शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बट नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये जब इनको कोई होस्ट मिलता है तो लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन ये सेल से मिलके नहीं बने होते। डू नॉट हैव सेल बट शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ नॉट इंडिपेंडेंटली। इनके पास सेल नहीं है लेकिन ये लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं करते, डिपेंड करते हैं किसी होस्ट के ऊपर। उसके बाद बच्चों आप लोगों का पॉइंट लिखा है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। सेमी का मतलब हाफ, मुकम्मल तौर पे नहीं, ऑटोनोमस जो ख़ुद को दोबारा रेप्लिकेट कर सकें, अपनी लाइफ को बढ़ा सकें। ऑर्गेनेलीज मतलब कि मुकम्मल तौर पे नहीं लेकिन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं, ये आधी सतह तक अपने काम खुद कर सकती हैं। कहता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये भी एमडी कैट का पॉइंट है कि कौन सी दो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है और वो ख़ुद को रेप्लिकेट कर सकती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसी दो ऑर्गेनेलीज हैं जो ख़ुद को रेप्लिकेट कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ सेल्स न्यूक्लियस। बच्चों हमारे पास ये एक सेल है ना, तो इस सेल के सारे काम जो हैं वो डिपेंड करते हैं इस न्यूक्लियस के ऊपर। अगर इस सेल के अंदर कोई प्रोटीन बननी है, किसी प्रोटीन ने फंक्शन करना है, इस सेल का कोई स्ट्रक्चर बनना है, इस सेल की सारी एक्टिविटीज़ डिपेंड कर रही होती हैं डीएनए के ऊपर, इस न्यूक्लियस के ऊपर। लेकिन जो है इसका ये दो ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास अपना डीएनए होता है, ये ख़ुद को रेप्लिकेट कर सकती हैं। अगर ये अपनी तादाद बढ़ा सकती हैं तो कहा यह जाता है कि पास्ट के अंदर ये ऑर्गेनेलीज हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल थे। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मटेरियल, क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह फैला हुआ होता है। और जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसका डीएनए, क्रोमाटिन मटेरियल वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छुपा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं अच्छा न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसको मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। तो कहा यह जाता है कि पास्ट के अंदर ये वाली ऑर्गेनाइज प्रोकैरियोटिक सेल थे, मतलब ये खुद को रेप्लिकेट करते थे, अपनी तादाद बढ़ाते थे, इनके पास रेप्लिकेशन की एबिलिटी ये थी।
लेकिन दिस सजेस्ट दैट दे मे बी फॉर्म फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक्स, कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल के तौर पे काम करता था हमारे पास, ये जो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्या हुआ कि इसने आके इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अपने आप को बाउंड कर लिया, इस मेम्ब्रेन के अंदर आकर रहना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ये भी इस सेल के अंदर आके इसने खुद को बाउंड किया, रहना शुरू कर दिया। देखें, जब तो ये पास्ट के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के तौर पे रह रहे थे तो अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ अपनी मर्ज़ी से करते थे, लेकिन जब कोई चीज़ बाउंड होती है ना, किसी बिल्डिंग के अंदर आके, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर है तो वो किसी अकेडमी के अंदर जाकर उसने पढ़ाना शुरू किया, तो वो उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस, कुछ उसके ऊपर बाउंड्रीज़ होती हैं कि वो कुछ काम तो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस अकेडमी की मैनेजमेंट के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह ये जब अकेले थे तो अपने काम खुद कर सकते थे, लेकिन जब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आए तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज्म बन गई। मतलब कुछ हद तक अपने काम कर सकते हैं, खुद को रेप्लिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन 100% इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि ये अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें। तो बच्चों, इस पॉइंट को पढ़ने का मकसद ये था कि हमने तो पढ़ा था कि सेल एक सबसे इस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली छोटी चीज़ है जिसके पास लाइफ है, लेकिन ये जो ऑर्गेनेलीज़ हैं ये तो सेल का पार्ट होती हैं। सेल के स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज़ होती हैं। तो अगर ये सेल से छोटी है तो ये कैसे रेप्लिकेट करके अपनी तादाद बढ़ा रही है? इसका मतलब यह है कि ये वाली बात भी जो है सेल थ्योरी पे एप्लीकेबल नहीं है। सेल थ्योरी के मुताबिक सेल दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है जो लाइफ रखती है, जो ख़ुद को रेप्लिकेट कर सकती है, लेकिन ये ऑर्गेनेलिज़ सेल से छोटी होती हैं और ये भी ख़ुद को रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं क्योंकि इनके पास अपना न्यूक्लियस होता है। तो बच्चों, साइंसदानों के मुताबिक जब सेल जो है डिस्कवर हुआ तो कहा यह जाता था कि सेल एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक बाउंड्री है, जिसको हम कहते हैं, अगर तो ये प्लांट का सेल है तो इसकी बाउंड्री होती है सेल वाल बाहर वाली, एक इसकी बाउंड्री है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से लेके इस मेम्ब्रेन तक का जो सारे का सारा फ्लूइड है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये तीन चीज़ें एक सेल के पास होती हैं। लेकिन अब हम इस पॉइंट को पढ़ें। सम ऑर्गेनिजम्स सच एज सर्टन फंजाई एंड एल्गी हैव स्ट्रक्चर वेयर मल्टीपल न्यूक्लियस को एग्जिस्ट विद इन शेयर्ड साइटोप्लाज्म। एक सेल तो होता है जिसके पास एक न्यूक्लियस होता है, उसके एक बाउंड्री होती है और उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन फंजाई और एल्गी ऐसे जानदार हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है तो इनके अंदर होता क्या है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। होता ये कि इसके सेल के अंदर ही न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है और न्यूक्लियस 1 से 2 बन जाते हैं। जब न्यूक्लियस 1 से 2 बनते हैं तो उसको ज़्यादा स्पेस के अंदर रहना होता है, तो साथ ही साथ साइटोप्लाज्म जी भी है जो अपनी इस रेंज को बढ़ाता है और फैल जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब न्यूक्लियस ने और डिवाइड करना होता है तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो और बढ़ता है और फैल जाता है। इस तरह ये और इसकी बाउंड्री, ये बाउंड्री ख़त्म हो गई, यहाँ पे आ गया न्यूक्लियस। इस तरह न्यूक्लियस डिवाइड करता जाता है, एक ही शेयर्ड साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बढ़ता जाता है, शेयर्ड होता है और न्यूक्लियस उसके अंदर ही डिवाइड हो रहे होते हैं। कहता है सम ऑर्गेनिज्म सच एज सर्टन फंजाई एंड एल्गी हैव स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि वेयर मल्टीपल न्यूक्लियस को एग्जिस्ट विद इन शेयर्ड साइटोप्लाज्म, कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर रह रहे होते हैं, शेयर हुए होते हैं। तो आम जो हमारे पास माइटोसिस होती है उसमें एक सेल से 2 सेल बनते हैं, एक पूरे के पूरे सेल से सिर्फ न्यूक्लियस नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहता है। लेकिन जो हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिवीजन होती है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है, न्यूक्लियस के डिवाइड करने की वजह से उसको स्पेस देने के लिए साइटोप्लाज्म भी साथ साथ बढ़ रहा होता है और लास्ट पे हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है कि एक शेयर बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो शेयर हुए होते हैं। इस तरह की डिवीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। आम माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं और न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे होते हैं और साइटोप्लाज्म जो है वो शेयर एक ही तरह का रहता है। कहता था स्ट्रक्चर ब्लर द बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। हमारे पास जो एक सेल की बाउंड्री, तो इसको तो ब्लर कर दिया, ये फॉर एग्जांपल एक बाउंड्री है इसकी, जब इसकी जो है वो साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो ये बाउंड्री तो ख़त्म हो जाएगी, न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। इस तरह कहता है कि ये स्ट्रक्चर ब्लर द बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल सेल एज डिफाइंड बाय ट्रेडिशनल थ्योरी। पिछली थ्योरी के मुताबिक कहा यह गया था कि सेल इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं, एक बाउंड्री है और एक जो है न्यूक्लियस है और एक साइटोप्लाज्म। लेकिन इस डिवीजन के मुताबिक साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, लास्ट पे कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर आता है कि एक ही बाउंड्री होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस शेयर हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो कहता है सच स्ट्रक्चर विच इज़ मल्टी न्यूक्लियड एंड हैव शेयर्ड साइटोप्लाज्म। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है।
तो लास्ट पे बच्चों एक पॉइंट बुक के अंदर लिखा हुआ था कि मसल सेल्स, जिनको हम मायोसाइट्स कहते हैं, कैन फ्यूज टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लियेट फाइबर्स दैट चैलेंज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल एज बेसिक यूनिट इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कहा यह जाता है कि इस टिश्यू के अंदर जो है वो सेल इस तरह मिलते हैं और टिश्यू बनाते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक जो है मसल होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये मिले तो ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनकी बाउंड्रीज़ ख़त्म होती हैं और एक ही साइटोप्लाज्म बनता है और उसके अंदर जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। कहता है कि मसल सेल्स, मसल के सेल फ्यूज़ करते हैं, इन्होंने फ्यूज़ किया आपस में, ये मिले टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लियड फाइबर। मल्टी का मतलब मैनी, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस। एक ऐसा फाइबर बना दिया जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गए और इन्होंने क्या किया, चैलेंज कर दिया कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल, कि सिंगल सेल जो है वो मिले, सेल्स के मिलने से एक इस तरह का टिश्यू बना, लेकिन इसने इसको चैलेंज किया कि सेल जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर गया, सेल फ्यूज़ करके और उनके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरह डिवाइड होकर एक फ़ाइबर बना दिए। फिर इस तरह के फ़ाइबर्स मिलके हमारे पास जो है मसल बनाते हैं और जब फाइबर्स कंट्रैक्ट करते हैं तो मसल कंट्रैक्ट करता है। तो ये बच्चों आज आप लोगों के पॉइंट्स थे। इस टॉपिक के अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे माइक्रोस्कोप को। तो माइक्रोस्कोप भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके अंदर हम 2-3 चीज़ें देखेंगे, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो इस लेक्चर को आप लोगों ने नोट करना है और अपने जो है पॉइंट्स आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर नोट करने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।